बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग MHN यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स जो मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस है क्या चीज़। मेंटल हेल्थ WHO के मुताबिक ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग दैट अलाउ पीपल टू फंक्शन इन देयर डेली लाइफ। ये हमारे पास एक वेल बीइंग स्टेट होता है एक इंडिविजुअल की, जिसमें वो डेली लाइफ के जो फंक्शन है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और मेंटल इलनेस क्या है? ए क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन एन इंडिविजुअल कॉग्निशन, इमोशनल रेगुलेशन और बिहेवियर। ये हमारे पास एक क्लिनिकल डिस्टर्बेंस होता है इंडिविजुअल की जो कॉग्निशंस है, इमोशनल रेगुलेशंस है और बिहेवियर है। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स के जो कॉग्निशंस हैं या इसके जो इमोशनल रेगुलेशंस हैं या इसके जो बिहेवियर है, इसमें डिस्टर्बेंस आता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे मेंटल इलनेस कहा जाता है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारा मेंटल हेल्थ और हमारा मेंटल इलनेस को अफेक्ट कर सकता है? तो इसी में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, सोशल कल्चरल रिलीजन एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स है। ये सब हम इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स है, डिस्कस फैक्टर्स दैट ट्रिगर्स और इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। वो फैक्टर्स जो मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को ट्रिगर कर सकता है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट, बायोलॉजिकल फैक्टर हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास जो है जेनेटिक्स, न्यूरोकेमिस्ट्री, हार्मोनल चेंजेस, मेडिकल कंडीशंस और स्लीप डिस्टर्बेंस जो है वो आता है। और सोशियो कल्चरल में क्या होता है? सोशियो कल्चर में कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो है हम डिस्कस करेंगे। सोशल सपोर्ट है, डिस्क्रिमिनेशन है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, एकल्चरेशन एंड माइग्रेशन है। एकल्चरेशन कल्चरल एडजस्टमेंट जो होता है ना, एंड माइग्रेशन कैन लीड टू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये जो कल्चरल एडजस्टमेंट है या माइग्रेशन है, तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को लीड कर सकता है। ठीक है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। और एनवायरमेंटल में सोशल, कल्चरल, रिलीजन एंड इकोनॉमिकल जो है हम इसी को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। डिस्कस स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन। स्ट्रेस और एडेप्टेशन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हमारे पास फीलिंग ऑफ फिजिकली इमोशनल टेंशन होता है। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? ये हमारे फीलिंग होते हैं जो इमोशनल टेंशन को क्रिएट करता है। और एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन हमारे पास प्रोसेस दैट रिक्वायर ए चेंज इन बिहेवियर। जब हम अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं एनवायरमेंट चेंज होने के साथ साथ, तो ये क्या है? एडेप्टेशन है। हम कहते हैं ना कि पला बंदा एडेप्ट हो गया, तो स्ट्रेस के साथ जो है एडेप्टेशन, तो ये हम डिस्कस करेंगे। एंड इट्स रिलेशनशिप विद मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। और स्ट्रेस और एडेप्टेशन का मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के साथ कौन सा रिलेशनशिप है वो डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स, व्हाट काजेज मेंटल इलनेस। कौन कौन से फैक्टर्स जो है काज कर सकते हैं। आल्सो द एग्जैक्ट काज ऑफ मोस्ट मेंटल इलनेस इज नॉट नोन। ये जो मेंटल इलनेसेस है ना, ज्यादातर इसी की जो काजेस है ना, एग्जैक्ट काजेस, वो अभी तक नोन नहीं है। इट इज बिकमिंग क्लियर थ्रू रिसर्च दैट मेनी ऑफ दिस कंडीशन आर कॉज्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। लेकिन रिसर्च से ये बात साफ वाज़ेह होती है कि ये जो मेंटल इलनेसेस होते हैं ना, ये क्रिएट हो सकते हैं या ये काज हो सकते हैं बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से। Psychiatric mental health nursing involves the diagnosis and treatment of human responses to actual or potential mental health problems. ये जो हमारे पास साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन्वॉल्व होता है ना, जब ह्यूमन एक्चुअल और पोटेंशियल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्स देता है ना, तो इसके जो ट्रीटमेंट है और इसके जो डायग्नोसिस है, इसी को हम साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग में देखते हैं। अब हम देखते हैं ये जो एक्चुअल और पोटेंशियल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो क्या होता है। तो एक्चुअल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ये हमारे पास
इंडिविजुअल के जो थॉट्स है, इंडिविजुअल की जो फीलिंग्स है, बिहेवियर्स है, इसको करंटली इफेक्ट करता है। करंटली इसमें ये मसला है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एमएमडी जो होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये पीटीएसडी होता है, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी जो होता है, या एनेरोक्सिया नर्वोसा है। तो ये सब क्या है, ये एक्चुअल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है। और पोटेंशियल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें सिर्फ रिस्क फैक्टर होते हैं जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो चाइल्ड अब्यूज है, नेग्लेक्ट अब्यूज है, और क्रॉनिक स्ट्रेस, सोशल आइसोलेशन, सब्सटेंस अब्यूज, ये पोटेंशियल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में आते हैं। कॉन्टिन्यूम ऑफ मेंटल हेल्थ, इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम होता है जो मेंटल हेल्थ के रेंज को शो करता है, फ्रॉम ऑप्टिमल वेल बीइंग टू सिवियर मेंटल इलनेस। ये हमारे पास लाइन है, इसी साइड पे मेंटल इलनेस, इसी साइड पे मेंटल हेल्थ। ये जो मेंटल हेल्थ होता है ना, ये एडेप्टिव होता है। ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, ये एडेप्टिव होता है मेंटल हेल्थ। एडेप्टिव का क्या मतलब है, हालात के साथ खुद को चेंज कर सकता है। ये मेंटली हेल्थी जो बंदा होता है ना, ये हालात के साथ खुद को चेंज कर सकता है। और ये क्या होता है, हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म। मेंटल हेल्थ में क्या होता है, इसी में हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म, एक बंदे के जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो बिल्कुल हेल्थी होता है। इसमें पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेंटल वेलबींग को प्रमोट कर सकता है। और ये जो मेंटल इलनेस है ये माल एडेप्टिव है। माल एडेप्टिव का क्या मतलब है, हालात के साथ खुद को चेंज नहीं कर सकता है, अनहेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म होता है। इसमें निगेटिव थॉट्स होते हैं, निगेटिव बिहेवियर होता है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूम ऑफ मेंटल हेल्थ। अब हम फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। बायोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहले जो है जेनेटिक है या हेरिडिटरी। जेनेटिक्स और हेरिडिटरी का क्या मतलब है, genetic factor can contribute to mental health conditions such as bipolar disorder or schizophrenia। जेनेटिक फैक्टर्स हमारे पास मेंटल हेल्थ कंडीशन को कंट्रीब्यूट कर सकता है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया। अगर माँ को स्किज़ोफ्रेनिया है या इसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है या किसी बाप को, तो इसके जो बच्चे होते हैं ना, इसके जो बेबी चिल्ड्रंस होते हैं, तो इसी को भी हो सकते हैं कि बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर हो। और इसी में जो है जेनेटिक्स में फैमिली हिस्ट्री भी आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर लाइक 5-HT जो सेरोटोनिन है या डोपामीन है, नॉन एड्रेनलिन है, ये रेगुलेट करता है मूड, एपेटाइट और स्लीप को। तो जब इसमें इम्बैलेंसेस आते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो सकते हैं। ब्रेन डिफेक्ट्स और इंजरी, जब ब्रेन में डिफेक्ट्स होते हैं या हेड इंजरी होता है तो इसी से भी मेंटल इलनेस जो है हो सकती है। फॉर एग्जांपल ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, हमारे पास जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, हेड इंजरी, हेड ट्रॉमा कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन। मेंटल हेल्थ कंडीशन के रिस्क को इंक्रीज कर सकता है हेड ट्रॉमा। और ये जो ब्रेन डिफेक्ट्स है, ब्रेन डिफेक्ट्स में क्या होते हैं, कंजेनिटल ब्रेन डिफेक्ट्स क्या करता है, मेंटल हेल्थ को कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे कि हमारे पास जो कंडीशंस हैं लाइक ऑटिज्म है या एडीएचडी है। ऑटिज्म में क्या होता है, ये हमारे पास न्यूरोलॉजिकल या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड बिहेवियर को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, इफेक्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑटिज्म है और ये ब्रेन डिफेक्ट और ब्रेन इंजरी में फॉल करता है। फोर्थ वन हमारे पास प्रीनेटल डैमेज। प्रीनेटल डैमेज में क्या होता है, जो मैटरनल हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं या न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है, जब माँ बाप मुख्तलिफ किस्म के नशे जो है करते हैं, या अल्कोहल या कोकीन या फॉर एग्जांपल आइस, इस तरह की जो चीजें जो है यूज करते हैं, तो इसके जो बच्चे हैं इसी पे असर होगी, इसकी इसी पे इफेक्ट होगी, ठीक है। अदर फैक्टर्स, पुअर न्यूट्रिशन एंड एक्सपोजर टू टॉक्सिन।
अक्सर ये पोर न्यूट्रिशन से भी हो सकते हैं जो प्रीनेटल डैमेज में हमने डिस्कस किए, और एक्सपोजर टू टॉक्सिन, टॉक्सिन के साथ जब एक्सपोजर हो तो इसी से भी मुख्तलिफ किस्म के मेंटल डिसऑर्डर जो है हो सकते हैं। पोर न्यूट्रिशन में क्या होता है? पोर न्यूट्रिशन में हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल लेक ऑफ फोलेट है, या विटामिन B6 की कमी, या विटामिन B12, या विटामिन डी जो होता है, ठीक है, इसके जब कमी होते हैं ना तो ये मेंटली हेल्थ इश्यू को कंट्रीब्यूट कर सकता है। या जो आयरन की डिफिशिएंसी है तो ये क्या करता है, ये मेमोरी प्रॉब्लम्स जो है या लर्निंग जो हमारे होते हैं इसी को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और ये जो एक्सपोजर टू टॉक्सिन होता है सच एस लेड, लेड ये जो पीबी से रिप्रेजेंट होता है प्लम्ब। लेड क्या करता है? लेड हमारे पास एक टॉक्सिक हैवी मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली जो है अकर होता है। लेड जो है ब्रेन और सीनस को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। और ये जो लेड होता है ना ये माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये जो लेड होता है ना ये कैल्शियम आयन को सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, और सेल में जो एनर्जी लेवल है इसी को डिसरप्ट करता है। तो इसी से जो न्यूरोनल सेल है इसके डेथ काज हो सकती है, ठीक है। ये जो लेड लेड है ना, लेड हमारे पास क्या करता है, ग्लूटामेटर्जिक सिस्टम जो है इसके डिसरेगुलेशन करता है, ठीक है। ये एनएमडीएआर कॉम्प्लेक्स को एम्पेयर कर सकता है, और फिर एनएमडीएआर कॉम्प्लेक्स जो है लर्निंग और मेमोरी में हेल्प करता है, इसमें इन्वॉल्व होता है। तो जब एनएमडीएआर कॉम्प्लेक्स को इफेक्ट करता है, एम्पेयर होता है, तो लर्निंग और मेमोरी पे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये लेड के इफेक्ट है जो टॉक्सिन है ब्रेन पे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमने डिस्कस की, अब हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट जो है लॉस। लॉस क्या होता है? जब हम किसी चीज को लॉस करते हैं, किसी चीज को खो देते हैं, तो ये हमारे पास लॉस होता है। एन इंपॉर्टेंट अर्ली लॉस सच एज द लॉस ऑफ पेरेंट, पेरेंट के लॉस होते हैं, सिस्टर के लॉस होते हैं, ब्रदर के लॉस होते हैं, प्रॉपर्टी के लॉस हो सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के लॉस जो है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के लिए। अब्यूज, अब्यूज क्या होता है? हमारे पास जो ज्यादती होते हैं, ठीक है। सिवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, इसी में सिवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होते हैं सफर्ड एज चाइल्ड, चाइल्ड के साथ, चिल्ड्रन के साथ, सच एस इमोशनल एब्यूज है, फिजिकल एब्यूज है, सेक्सुअल एब्यूज है। इंशाल्लाह इसी को हम चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। नेग्लेक्ट, निगलेक्ट का क्या मतलब है? नजरअंदाज करना, किसी बच्चे या किसी इंसान के जो हुकूक है इसी को नजरअंदाज करना। तो अगर आप किसी बच्चे के हुकूक को नजरअंदाज करें, इसी को टाइम ना दें, तो इसी को भी मतलब मुख्तलिफ किस्म के मेंटल इश्यूज जो है हो सकते हैं। ये निगलेक्ट जो है ये भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है मेंटल इलनेस के लिए, ठीक है। पोर एबिलिटी टू रिलेट अदर, इसका क्या मतलब है? मीन्स डिफिकल्टी फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थी रिलेशनशिप। इसमें बंदा जो है हेल्थी रिलेशनशिप को न मेंटेन कर सकता है और न फॉर्म कर सकता है, ठीक है। पोर रिलेशनशिप क्या करता है? पोर रिलेशनशिप कंट्रीब्यूट करता है मेंटल हेल्थ इश्यूज को, लाइक डिप्रेशन, लाइक एंजाइटी, लाइक लोनलेस, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स, इंसान को अपना पता होता है कि मैं कितना ताकतवर हूं या मैं कितना कमजोर हूं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यू। तो ये जो है कंट्रीब्यूट करता है बेटर मेंटल हेल्थ को, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट बेटर मेंटल हेल्थ को कंट्रीब्यूट कर सकता है। सेंस ऑफ कंट्रोल, सेंस ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? ए पर्सन एबिलिटी टू मेक डिसीजन, टेक एक्शन, एक पर्सन के, एक इंसान की वो एबिलिटी जिससे वो डिसीजन ले सकता है और जिससे वो मतलब एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो अगर एक बंदा सही डिसीजन ले सकता है तो वो अपने लिए सही और अच्छे फैसले कर सकते हैं, इससे इनके मेंटल हेल्थ अच्छा हो सकता है, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस स्पेशली ट्रॉमेटिक वंस, एक बंदी के साथ ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, चाइल्डहुड में, कैन शेप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ। तो ये इंडिविजुअल के या बिहेवियर है या मेंटल हेल्थ को शेप कर सकता है, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहले जो है डेथ और डाइवर्स। डाइवर्स क्या होता है? डाइवर्स हमारे पास इलीगल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज की जो लीगल डिसोल्यूशन है
ये हमारे पास डाइवोर्स है, जिसे हम तलाक कहते हैं, ठीक है। तो डेथ और डाइवोर्स कैन बी ए लाइफ अल्टरिंग इवेंट्स दैट अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ। ये हमारे पास एक लाइफ अल्टरिंग इवेंट्स है जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। और ये डेथ और डाइवोर्स कैन चेंज डेली रूटीन, ये डेली रूटीन को चेंज कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को चेंज कर सकते हैं, ओवरऑल विल बीइंग ऑफ ह्यूमन जो है अफेक्ट कर सकते हैं, इसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहले जो है फॉल करता है। ए डिसफंक्शनल फैमिली लाइफ, जब फैमिली में कन्फ्लिक्ट हो, एब्यूज हो, नेग्लेक्ट हो, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, मेंटल हेल्थ को हार्म कर सकता है। किसी को अपने घर में अगर हक नहीं मिलता है, चेंजिंग जॉब्स और स्कूल्स, जब एक बंदा जॉब को चेंज करता है या स्कूल को चेंज करता है तो इसी को एंजाइटी भी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, क्योंकि इसके लिए न्यू एनवायरनमेंट जो है चैलेंजेस है, ठीक है। सोशल और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, ये जो सोशल या कल्चरल एक्सपेक्टेशन है ना, ये भी हमारे पास की एनवायरमेंटल फैक्टर है मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ए सोसाइटी दैट एसोसिएट ब्यूटी विथ टेनिस, जब एक सोसाइटी ब्यूटी को, हुस्न को टेनिस के साथ एसोसिएट करता है, तो इस सोसाइटी जो लोग हैं ये इसके लिए एक इमोशनल फैक्टर हो सकते हैं। फिर लोग जो है डाइट करता है और इन लोगों को स्ट्रेस होगा कि अगर मेरा वेट ज्यादा हो गया इस लाइन से तो फिर मेरा जो ब्यूटी है वो इफेक्ट हो सकता है। तो इसी से ईटिंग डिसऑर्डर क्रिएट हो सकते हैं, लाइक बुलिमा निर्वोसा या एनोक्सा निर्वोसा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। सब्सटेंस एब्यूज बाय द पर्सन और द पर्सन पेरेंट्स, जब एक बंदा सब्सटेंस एब्यूज करता है तो इसी को भी मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। और जब एक बंदे के माँ बाप जो है या इसके जो पेरेंट्स हैं वो सब्सटेंस एब्यूज करता है तो इसका डायरेक्टली बच्चे पे इफेक्ट हो सकता है। ट्रेडिशनल वे ऑफ treating mental health can affect access to care, particularly in community where modern mental health service are scarce. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कम्युनिटीज को देखें तो यहाँ पे जो एडवांस मेंटल हेल्थ केयर होता है ना, ये अवेलेबल नहीं है, इसके कमी होते हैं। तो इसी वजह से भी हमारे पास जो है मेंटल इश्यूज जो है आ सकते हैं और मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सब जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन, विदाउट स्ट्रेस देयर वुड बी नो लाइफ, स्ट्रेस के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो है जिसमें स्ट्रेस हो, ठीक है। स्ट्रेस इज ए फीलिंग ऑफ फिजिकली इमोशनल टेंशन, स्ट्रेस हमारे पास फिजिकली इमोशनल टेंशन की फीलिंग्स होते हैं। एवरीवन एक्सपीरियंस स्ट्रेस एज ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ, हर बंदा जो है स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। ये डेली लाइफ का एक हिस्सा होता है। बट ईच परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस इन देयर ओन यूनिक वे, लेकिन हर बंदा स्ट्रेस को यूनिक तरीके से, अपनी यूनिक तरीके से परसीव भी कर सकता है और इसको रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। स्ट्रेस इज दी debilitating effects caused by constant pressure both at work and home. debilitating effects क्या होते हैं? debilitating effects हमारे पास the severe and weakening effect of something, किसी चीज के weakening effect या severe impact को debilitating effects कहा जा सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है debilitating effects है जो constant प्रेशर से काज हो सकता है, ठीक है। बोथ एट वर्क एंड होम, जब घर में कांस्टेंट प्रेशर हो किसी पे या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो इसी को स्ट्रेस हो सकती है, ठीक है। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन इज द प्रोसेस दैट रिक्वायर्स ए चेंज इन बिहेवियर। एडेप्टेशन क्या होता है? ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें बिहेवियर जो है चेंज होता है एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ साथ, ठीक है। सो दैट द पर्सन इज बेटर सुइटेड टू द एनवायरनमेंट, ताकि फर्दर पर्सन को इनके एनवायरनमेंट के मुताबिक बेहतर बनाया जा सके। द नर्सेज नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस टू हेल्प द क्लाइंट cope effectively and adapt to the stressor of illness and caregiving. Stress can lead to a state of unhealthy. नर्सेस को चाहिए कि वो स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करे ताकि क्लाइंट की कोपिंग इफेक्टिवली कर सके। और इलनेस या केयर गिविंग के जो स्ट्रेस होते हैं ना,
इसी को अडेप्ट कर सके, क्योंकि अनमैनेज स्ट्रेस अनहेल्थी स्टेट को लीड कर सकते हैं। स्ट्रेस एंड इट्स मैकेनिज्म। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के 4 टाइप्स हैं, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है? शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म होता है, इमीडिएट फौरी तौर पे होता है, रिस्पॉन्स टू ए थ्रेट। एक थ्रेट होता है ना, तो फौरी तौर पे इसको रिस्पॉन्स देना, शॉर्ट टर्म, ये क्या होता है? ये एक्यूट स्ट्रेस है। क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू स्ट्रेसर। जब स्ट्रेसर को लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो तो ये हमारे पास क्या है? क्रोनिक स्ट्रेस है। यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस हमारे पास क्या है? पॉजिटिव स्ट्रेस दैट एनहांस परफॉर्मेंस। ये हमारे पास एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है जो परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, ठीक है, स्टडी को एनहांस करता है, वर्किंग को एनहांस करता है। तो ये क्या है? ये यू स्ट्रेस है। और यू स्ट्रेस एनर्जाइजिंग एंड मोटिवेटिंग स्ट्रेस भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो एमसीक्यूज के लिए ये आप लोग याद रखिए। डिस्ट्रेस, ये नेगेटिव स्ट्रेस होता है, अफेक्टिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, ये जो डिस्ट्रेस है नेगेटिव स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स और स्ट्रेस मैकेनिज्म। स्ट्रेस रिस्पॉन्स और स्ट्रेस मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें क्या होता है? स्ट्रेस परसेप्शन होता है। स्ट्रेस परसेप्शन में क्या होता है? ब्रेन स्ट्रेसर को डिटेक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रेसर क्या होता है? थ्रेट्स है, चैलेंजेस है या चेंजेस है, ठीक है। तो जब ब्रेन स्ट्रेस सेंटर सिग्नल डिटेक्ट करता है, जब ब्रेन स्ट्रेस सेंटर थ्रेट या चैलेंज या चेंजेस को डिटेक्ट करता है, तो ये सेंटर्स क्या होता है? हाइपोथैलेमस है, एमिग्डाला है। तो इसके बाद जो है हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन होता है। जब हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन होता है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो इसी से कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सी और एच जो है रिलीज होता है। और ये सी और एच जो है पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेशन करता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है ना, तो एसीटीएच एड्रीनल कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है। और एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। और जब एड्रीनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो एड्रीनल ग्लैंड कार्टिसोल को रिलीज करता है, जो हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन है। और वो स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में क्या होते हैं? हार्ट रेट इंक्रीज होता है, बीपी इंक्रीज होता है, ग्लूकोज लेवल ज्यादा रिलीज होता है, रिस्पायरेशन होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो एड्रिनल ग्लैंड जो है रिलीज करता है नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन। और नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन क्या करता है? फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो जब बंदा फाइट करता है तो फाइट का मतलब यह है किसी से फाइट करना, ठीक है, मुकाबला करना। और फ्लाइट में क्या होता है? बंदा जो है जगह छोड़ते हैं और भागते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्ट्रेस मैकेनिज्म है, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स यहां पे लिखा है। तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। चलिए स्लाइड को रीड करते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। एक्टिवेशन ऑफ द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। एचपीए एक्सिस क्या होता है? एचपीए एक्सिस हमारे पास, मैंने जो साइकिल बताया ना कि जब हमारे पास हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये सी और एच को रिलीज करता है। और सी और एच जब रिलीज होता है तो ये क्या करता है? ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एससीटीएच को रिलीज करता है, एससीटीएच एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, और एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है। और स्ट्रेस हार्मोन फिर क्या करता है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है, हार्ट रेट इंक्रीज, बीपी इंक्रीज, रिस्पायरेशन इंक्रीज, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस होता है, जिसमें हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है और पिट्यूटरी एड्रीनल को एक्टिवेट करता है। तो ये हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस होता है। तो इस एक्सिस का जो एक्टिवेशन है ये स्टार्ट होता है। रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, और लास्ट में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। हमारे पास कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, एड्रेनलिन ये भी रिलीज होता है। और इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड रिस्पायरेशन, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी। कल हम इंशाल्लाह एडेप्टेशन और कोपिंग जो है हम डिस्कस करेंगे, हेमोस्टेसिस को, एलोस्टेसिस को।